हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बोहर मॉडल से रिलेटेड कैलकुलेशन पढ़ा था और कुछ अपन ने उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बात की थी। आज के लेक्चर में अपन क्या करते हैं, बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो लास्ट लेक्चर में अपन ने थ्योरी पढ़ा था। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में वो आपको रेशियो पूछ रहा है या एडिशन वगैरह की बात कर रहा है। अब अलग अलग टर्म आ रहा है। के ई का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। पी ई का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। टी ई का मतलब क्या हुआ, वो आपको टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। और अपने को पता है काइनेट अगर बात करें टोटल एनर्जी की तो वो किसके इक्वल होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और एक और एक्सप्रेशन अपने को पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी हेल्प से बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक एक्सप्रेशन अपने पास ये है फर्स्ट। सेकेंड एक्सप्रेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक आया। और इसी के बेसिस पे एक और चीज़ बता सकते हैं, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ क्या आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। तो अपने पास 3 एक्सप्रेशन आ गए, फर्स्ट, सेकेंड और क्या आया, थर्ड। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल। देखिए कौन से एक्सप्रेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल आ रहा है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन से में आ रहा है, सिर्फ अपने पास यहाँ पे आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2। पोटेंशियल एनर्जी इधर आया, काइनेटिक एनर्जी इधर आया, तो आपका क्या रहेगा, वैल्यू क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। ए का क्या होगा आपका क्यू। क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड आया आपका कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इसके बेसिस पे बता सकते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1 का कौन सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर, इधर क्या आया था आपका क्यू। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 2/1। देखिए वहाँ पे 2 क्या दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका P। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और देखिए कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन किससे मैच कर दिया अपन ने, S। किससे मैच कर दिया आपका S। तो ये मैच द कॉलम सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक। आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट करना था, अपने को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक में क्या रिलेशन है, काइनेटिक और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन इन्हीं 3 फॉर्मूला के बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इन्हीं 3 फॉर्मूला के बेसिस पे क्या कर दिया आपने, सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और मैच द कॉलम। वहाँ पे उसने पूछा है इफ़ दी इन द बोहर मॉडल, और आपको यूनी इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यूनी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा है। और अपने को एक और चीज़ पता है कि बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी अपन बोहर मॉडल की बात नहीं करेंगे। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब इसमें अलग अलग टर्म दे रखा है। आर का मतलब क्या होगा आपका रेडियस, वी का मतलब क्या होगा वेलोसिटी, टी का मतलब क्या होगा टाइम पीरियड, के का मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, यू का मतलब क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। और रेशियो की बात कर रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि अपने को नहीं, अपने को वही टर्म चाहिए जो क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है। तो पहले बात करते हैं रेडियस पे। रेडियस को अपन लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसकी हेल्प से आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा। 2 और 1 का मतलब क्या हुआ, 2 आर एन और जेड। 2 का मतलब क्या हुआ आपका, 2 क्या है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ शेल, और 1 क्या है आपका एटॉमिक नंबर। 1 क्या है आपका एटॉमिक नंबर। तो बी वाला सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका z बाय एन। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका z बाय एन। और आपको n का वैल्यू भी दिया हुआ है, z का वैल्यू भी दिया हुआ है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम पीरियड। और आपको बोला था कि भाई टाइम पीरियड का बहुत ही अजीब सा फॉर्मूला आता है, वो याद रखना है क्या अपने को, नहीं, अपने को याद रखना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी होता है। तो अपन बोल सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन वी होगा, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड डिवाइडेड बाय जेड बाय एन हुआ। और सिंप्लीफाई करके लिखा तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। एन क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर। तो डी वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। एक चीज़ अपने को पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। एक और एक्सप्रेशन पता था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक और एक्सप्रेशन अपने को पता है कि भाई टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। या ये भी बोल सकते हो काइनेटिक और पोटेंशियल भी क्या रहेगा आपका 2 और 3 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का डिफरेंस रहेगा। बट आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, आपके पास सेम रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं टोटल एनर्जी बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, या पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर मैच द कॉलम की बात करें तो एक ऑप्शन तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई आपका एनर्जी का क्या आंसर रहेगा। अपन एनर्जी वाली चीज़ तो क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि भाई मैच द कॉलम में अपने को पता चला कि सिर्फ एक ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है, सिर्फ एक में वैल्यू क्या आ रहा है, जो रेशियो की बात कर रहा है वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और अपने को पता है रेडियस का रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी का रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम पीरियड का रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो किसका रेशियो नेगेटिव होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ। वैसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, बट लॉजिकल भी ये आंसर आप बता सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करना। नेक्स्ट चीज़ मतलब ये इसके सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ एक बार। आप ए का आंसर रहेगा आपका Q, बी का आंसर रहेगा S, सी का आंसर रहेगा R, और डी का आंसर क्या रहेगा आपका P। आप अपने आप सॉल्व करना, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। समझे इतनी चीज़। क्या किया अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली इनके रेशियो लिख लिए कि भाई किन पे वैल्यू डिपेंड करती है, और उसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू बता देता हूँ कि अपने को R/1 रेशियो R12 ये है आपका N, और ये क्या है आपका Z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कितना है आपका
2 स्क्वायर बाय 1, 1 बाय 2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 4 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आएगा आपका 16 बाय 1। ये क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ तो अपन ने गड़बड़ किया है, गलत लिख दिया ना इधर n का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व किया तो क्या है अपने पास 2 स्क्वायर बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर बाय 2, तो ये वैल्यू क्या आएगा 4 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1, तो क्या है आपका 8 बाय 1। ये रेशियो कितना आया 8:1। ऐसा ऑप्शन देखिए किधर है 8:1, क्या आएगा आपका S। तो बी का ऑप्शन क्या आएगा आपका S, तो अपन ने उसमें भी बताया था। ठीक है, आप अपने आप ट्राई कीजिए तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेशन state is given by 13.5 electron volt. Then identify the sample ionization energy, और फोटोन पूछ रहा है सेकंड से थर्ड में भेज दे तो क्या रहेगा, वेवलेंथ वगैरह पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3, n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब क्या हुआ आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब क्या हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगली बात आ रही है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ किसी भी स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन किधर भेज रहे हो इन्फिनिटी में, किसी भी स्टेट से इलेक्ट्रॉन किधर भेज रहे हो आप इन्फिनिटी में भेज रहे हो। तो अपन बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब एक और चीज़ मेरे को बताओ, एक और चीज़ मेरे को बताओ कि जो अपन ने फॉर्मूलाज वगैरह लिखा था, या ठीक है E3 का फॉर्मूला बता सकते हैं, या एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका n स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये वैल्यू किस में आएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इन्फिनिटी का एनर्जी कितना रहता है आपका 0 माइनस ऑफ 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ आपको, इज इक्वल टू 13.5, इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 13.5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 13.5 इसको सॉल्व किया तो क्या है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.5। दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा, कैंसिल कर दिया तो आपका क्या है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 3। Z3 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा इसमें 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 3 आया तो क्या बोल सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ये किसके लिए बात कर रहा है आपका लिथियम आयन के लिए बात कर रहा है। और बोहर मॉडल तभी अप्लीकेबल रहेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे स्पीसीज में 1। तो सैंपल क्या हो गया आपका Li2 पॉजिटिव, तो सैंपल क्या होगा आपका Li2 पॉजिटिव लिथियम आयन होगा, क्योंकि बोहर मॉडल अप्लीकेबल रहता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल रहेगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल। तो पहले मेरे को बताइए आप कि आयनाइजेशन एनर्जी से आप क्या समझते हो। आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो कहाँ से ग्राउंड स्टेट से, और ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने का मतलब क्या हुआ आप ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे हो।
तो अपन बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी माइनस E1। और आप लोगों को बोला था डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिथियम था तो जेड का वैल्यू क्या आएगा आपका 3 आएगा। 13.6 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व किया तो 13.6 3 स्क्वायर कितना हुआ आपका 9, और सिंप्लीफाई किया तो 9 अपन ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या आया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? डायरेक्टली अपन ने फॉर्मूलाज ही यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। किधर से किधर भेज रहे हो आप, सेकेंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भेज रहे हो, सेकेंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सेकेंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब एक्चुअली एन क्या है आपका 3 से किधर भेज रहे हो आप फोर्थ स्टेट में, थर्ड से किधर भेज रहे हो आप फोर्थ में भेज रहे हो। और अपने को पता है डेल्टा ई क्या होगा आपका हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल माइनस क्या लिखा अपन ने लोअर एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब बताइए इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा कि रिलीज रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है आप एक थोड़ा सोच के बताइए। अगर 3 से 4 ट्रांजिशन की बात करो तो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा कि रिलीज रहेगा। तो अपन बोलते हैं लोअर से किधर आपका ट्रांजिशन है, लोअर से हायर में बात कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगा आपका रिक्वायर्ड। लोअर से हायर में जाओगे तो एनर्जी क्या होगा आपका रिक्वायर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और E3 की एनर्जी की बात करें तो E3 का एनर्जी क्या लिखा था अपन ने, बोहर के लिए लिखा था -1.51 इंटू जेड स्क्वायर। और E4 की बात करें तो वो वैल्यू क्या होगा -0.84 इंटू क्या होगा आपका जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो हाइड्रोजन मॉडल के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अपन ने कुछ एनर्जी का वैल्यू लिखा था। हाइड्रोजन के लिए अपन ने कुछ एनर्जी का वैल्यू लिखा था, याद आया 13.6, 3.4, 1.51, 0.8584 दोनों क्या रहेगा आपका सेम ही वैल्यू रहेगा। कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब एनर्जी में हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है तो कोई और दूसरा स्पीसीज होगा तो क्या होगा आपका Z का वैल्यू भी उसमें मल्टीप्लाई अपन क्वेश्चन में कर देंगे। तो अपने पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -0.84 इंटू जेड स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1.51, इसको 85 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू जेड स्क्वायर। और इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आया तो अपन बोल सकते हैं 1.51 माइनस 0.85 इंटू 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू क्या आएगा, जो भी सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अपने पास वैल्यू किस में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आया अपने को पूछ रहा है वो एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है आपका, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर वो बोलता नॉर्मल सेकेंड से नॉर्मल स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो आपका आंसर अलग रहता, तो रहता 2 से 4 तक ट्रांजिशन की बात करता। और नॉर्मल बोल रहा है कि भाई सेकेंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आपका थर्ड से फोर्थ स्टेट में, थर्ड से फोर्थ में क्या कर रहे हो आप मूवमेंट की बात कर रहे हो। क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट आता है
कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अभी इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है आपका, फर्स्ट एक्साइटेड से वापस आ रहा है आपका ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस किधर आ रहा है आपका ग्राउंड में आ रहा है। तो अपने को पूछ रहा है डेल्टा ई होगा आपका ट्रांजिशन 2 से 1 में आ रहा है, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या फाइनल टू इनिशियल लिख सकते हो इसमें कि भाई किधर से किधर, फाइनल स्टेट क्या है 1, तो अपन लिख सकते हैं E1 माइनस E2। E1 का एनर्जी क्या होगा आपका माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3 बताइए फर्स्ट सेकेंड स्टेट का एनर्जी क्या होगा 3.4 इंटू जेड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो कितना है 10.2 इंटू जेड क्या है आपका 3 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आएगा आपका माइनस 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 98.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या हो रहा है आपका रिलीज हो रहा है या इमिट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है या इमिट हो रहा है। और वेवलेंथ का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना, ये याद करो लास्ट क्लास में अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोला था अपन ने एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय क्या लिखा था अपन ने लेमडा, लेमडा का वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा और एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका एनर्जी किस में कंसीडर करना रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो 12400 एनर्जी कितना आया बताइए 91.8, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 135.1 और इसको लिख सकते हैं 135.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है किसी के, समझे? ठीक है, एक बार वापस से यही क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और आप वापस से ट्राई करना कि क्वेश्चन लिख लेना और इसका सॉल्यूशन अपने आप से, मतलब इस क्वेश्चन को अपने आप से फिर से सॉल्व करने का ट्राई करना। अब सब वन बाय वन अपन बात करते हैं कि किस टर्म का क्या मतलब हुआ। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो और आप कहाँ से कहाँ भेजोगे इलेक्ट्रॉन को, किसी भी स्टेट से अगर आप वापस इन्फिनिटी में भेज दो, किसी भी स्टेट से कहाँ पे भेज दो आप इन्फिनिटी में भेज दो, तो जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा वही किसके इक्वल होगा, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। तो अपन एक स्टेटमेंट लिखा था बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, फ्रॉम एनी स्टेट। तो अपन बोलते हैं कि भाई किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो उसका एनर्जी क्या होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वो बात कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। इसका मतलब जो भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले क्या होंगे आपके पास वैलिड रहेंगे। अगला स्टेटमेंट इसने क्या बोला, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3, n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3, और अपन ने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका n स्क्वायर। z अपने को नहीं पता बट अपने को पता है n इज इक्वल टू कितना आएगा 3, तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E3। इन्फिनिटी का एनर्जी क्या होगा 0, इन्फिनिटी का एनर्जी 0 होने का मतलब देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा 13.6, ये वैल्यू प्लस में आएगा मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन कितना दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 13.5। 13.6 और 5 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा सेम होगा, कैंसिल हो गया, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। तो ये किसके लिए बात कर रहा है, लिथियम आयन के लिए बात कर रहा है। और बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है,
तो आपका कौन सा ये सैंपल किसके लिए है आपका Li2 पॉजिटिव, तो ये सैंपल किसके लिए है आपका Li2 पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी बताइए। आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 122.4 क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें देखना कि भाई आपको क्या बोल रहा है, अगर नॉर्मल सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट बोलता तो 2 to 3 कर देते। अब अगर सेकेंड स्टेट बोला है इसने, इसका मतलब n इज इक्वल टू किसके लिए बात कर रहा है आपका 2 के लिए बात कर रहा है, और सेकेंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n2 से किधर भेज रहा है आपका n इज इक्वल टू 4 में, n इज इक्वल टू 2 से किधर भेज रहा है n इज इक्वल टू 4 में भेज रहा है। ठीक है, अपन देखते हैं अपन ने क्या सॉल्यूशन लिखा है इसका सी वाले पार्ट में। ठीक है, अपन ने गलती से यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग सॉल्व कर दिया, यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया था सेकेंड एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड, बट एक्चुअली अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपन वापस से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अपने को पूछा है n इज इक्वल टू 2 से ट्रांजिशन, n इज इक्वल टू 2 से थर्ड एक्साइटेड, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, 2 से 4 में ट्रांजिशन की बात कर रहा है। अपने को किस में ट्रांजिशन की बात कर रहा है, वो 2 से 4 में ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो अपन ने लिखा n इज इक्वल टू 2, इसके बाद आएगा n इज इक्वल टू 3, फिर क्या आएगा n इज इक्वल टू 4। तो अपने को 2 से 4 में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए पूछ रहा है कि क्या रहेगा। तो अपने को पता है लोअर टू हायर में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा आपका रिक्वायर्ड होगा, और डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका E4 माइनस E2, और अपने को एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, E इज इक्वल टू क्या होगा -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लिथियम आयन के लिए बात कर रहे हो तो Z इज इक्वल टू कितना है आपका 3, Z का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इधर मैंने गलती से सेकेंड एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड के लिए सॉल्व कर दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ध्यान रखना जैसा वो बोल रहा है उसकी के अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना रहेगा। वो बोल रहा है नॉर्मल सेकेंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब N2 से N4 में ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो थर्ड पार्ट क्लियर हुआ। फोर्थ में बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1। इमिटेड का मतलब एनर्जी क्या हो रही है आपका रिलीज हो रहा है। रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हायर से इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। और इसके लिए आपको बोला था कि डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो क्या होगा E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या पता चल जाएगा, आपका वेवलेंथ क्लियर हो जाएगा। समझे यहाँ तक, ठीक है। तो अभी जो संडे को, इस संडे को जो पेपर रहेगा उसमें कहाँ तक क्वेश्चंस आएंगे, अप टू बोहर मॉडल आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अप टू लेक्चर 6 तक आएगा। 7th लेक्चर में अपन ने सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह की बात की है। और अगर आप लोगों को जो भी चीज़ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो या तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या नॉर्मल मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप 9958288141, ठीक है। और लास्ट क्लास एक DPP3 का सॉल्यूशन तो वैसे तो मैंने अपलोड कर दिया था, फिर भी अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसमें करेक्शन भी रहेगा। 8th में वो बात कर रहा था कि किस पे नहीं एप्लीकेबल, हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है और He2 पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों,
ये आपका अल्फा पार्टिकल है, He पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोहर मॉडल अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और DPP के 3 के जो भी आंसर रहेंगे उसको मैच कर लेना। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने ग्रुप पे अपलोड कर रखा